हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, इस बार इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक आपके पूरे प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 10th की सोशल साइंस के लिए, उसमें देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 वैसे है नहीं इस बार सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं उसका भी मल्टीपल चॉइस बनाऊंगा कि नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करता हूँ चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ले स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट डन बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो ये फॉरेन जो ट्रेड हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड स्टार्ट हो गए, बाहर की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज़ है, एमएनसीज, वो अपने कंट्री में आ रहा है, ये किसके वजह से पॉसिबल हो सका? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइज करती है या लिबरलाइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है एक तरह से? तो स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया गया होगा क्लास के अंदर में, जो WTO, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO या तो शॉर्ट में लिखा रहे या तो इसका फुल फॉर्म लिखा रहे, बहुत सही है, दोनों राइट आंसर है WTO। नेक्स्ट देखिए, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय ए गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट। तो आपको पता है कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस कौन करवाता है? WTO करवाता है। और जो लिबरलाइजेशन क्या होता है, जो बैरियर्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो पाबंदियां लगा कर रखती है गवर्नमेंट के, बाहर के कंपनी को नहीं आने देना है, फॉरेन ट्रेड को नहीं होने देना है, तो इस प्रोसेस को जो हटाने को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, आपने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब एक देखा जाता है कि इसमें से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जो हम पैसा खर्च करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज़ पर, वो फेस्टिवल्स में जो हम खर्च करते हैं, या कोई रिलीजियस चीज़ें, एक्टिविटीज, रिचुअल्स हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई पूजा करवा रहे हैं एक तरह से, उस पर खर्च करने को कहा जाता है। या द मनी स्पेंट ऑन सोशल कस्टम्स, रीति रिवाज पर खर्च कर रहे हैं, या कहीं हम ज़मीन खरीद रहे हैं, उसको एसेट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। या तो घर के सामान खरीदने को कहा जाएगा कुछ, या आटा खरीद रहे, कोई साबुन खरीद के लाया, कोई तेल खरीद के लाया। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में लैंड होता है, जब मशीन खरीदते हैं तो इसको कहा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन याद करना है, द मनी डैट इज स्पेंट टू बाई एसेट जैसे लैंड। यानी ऑप्शन आप देखिएगा, इन्वेस्टमेंट में पहले लैंड दिखेगा, बिल्डिंग, मशीन्स और कोई अदर इक्विपमेंट्स जो खरीदते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया था, व्हेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा लैंड को खरीदना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड। तो आपको पता है कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट, आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर, ट्रेड बैरियर। तो ठीक है, तो जो इम्पोर्ट, जो बाहर से कोई सामान आता है हम उस पर टैक्स लगाते हैं, इसको कहा जाता है काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको जो स्टूडेंट्स शॉर्ट में जो कहा जाता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको जो कहा जाता है SEZ। तो क्या किया जाता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करती है। जैसे इसमें क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर होना चाहिए, रोड्स होंगे, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होंगे, स्टोरेज होगा, रिक्रिएशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होगा। इस जोन को, इस पार्टिकुलर एरिया को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
यहाँ पे फैक्ट्रीज को इनवाइट किया जाता, आप आइए, एक स्पेशल एरिया उनके लिए बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली नोएडा जाइए, ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत सारे एरियाज आपको जो ग्रीन सिटी है, आपको उधर जाइएगा तो सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको, पानी मिल रहा है, रोड अच्छी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे अच्छा है, स्टोरेज वहाँ पे है, इंटरटेनमेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो फैसिलिटी, स्कूल कॉलेज आपको दिखाई देंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस लिए किया जाता है? आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये सब जहाँ रहेगा, क्योंकि पता है कि आपको पावर चाहिए, रोड अच्छा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, वहीं पे फैक्ट्री जाएंगे, बाहर के कंपनी आएंगे, तो इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एंट्री ऑफ एमएनसी इन डोमेस्टिक मार्केट में प्रूफ हार्मफुल फॉर, तो पता है कि जब बाहर से कोई कंपनी आ रही है, ये किसके लिए नुकसान करती है? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, छोटे जो बिजनेस करके बैठे हुए हैं, इनके लिए नुकसानदेह है। अब एक आपकी बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बोर्ड में बहुत कम चांस से क्वेश्चंस आते हैं, सारे जो आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा है, कि फोर्ड मोटर की कंपनी आई थी इंडिया में, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना होगा, पेज नंबर 59 के करीब, इसी पेज में जब जाइएगा, फॉरेन ट्रेड से पहले का होगा। फोर्ड मोटर क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे लगभग 26 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में इसकी प्रोडक्शन है, और एमएनसी के लिए मोर देन 1 कंट्री होना चाहिए। तो ये अपनी फैक्ट्री सबसे पहले जो स्टार्ट की थी वो कहाँ की थी? जो यहाँ पे लिखा हुआ चेन्नई के अंदर में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन हुआ, यानी जो बैरियर गवर्नमेंट ने हटाया, वो स्टूडेंट्स कब हटाया? 1991 में हटाया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई हुई थी उस समय। अब ये होता है कि एमएनसीज होते हैं, कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स, यानी उनके दिमाग में क्या फैक्टर्स रहता है, कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले कौन सी चीज़ों पे नहीं देखते हैं। तो आपको पता है कि चीप और इस अनस्किल्ड लेबर देखेंगे, सस्ता मजदूर कहाँ मिल रहा है मार्केट देखेंगे कि मार्केट नज़दीक कहाँ मिल रहा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके लिए फेवरेबल। ऐसा तो है नहीं कि बाहर की कंपनी आ रही करे कि आपको प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं हमें देना पड़ेगा, सिक्योरिटी नहीं दे रही है और गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन सी ऐसा है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर्स, इससे नहीं डरती है कि कंपटीशन उनसे किससे है, पता है कि बाहर की कंपनी आ रही है, क्वालिटी अच्छा देगी वो, तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कंपटीटर्स, उनसे कोई डर नहीं लोकल कंपनी से। अब ये होता है कि वाई डू एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन मोर देन वन नेशन, एक से ज़्यादा कंट्री में एमएनसी अपनी ऑफिस क्यों सेटअप करती है? तो ऑप्शन सी देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, क्योंकि सॉरी, तो देखिए, तो एमएनसीज अपनी ऑफिस अपनी फैक्ट्री दूसरे देश में, सबसे बड़ा जो कारण है ऑप्शन सी देखिएगा, कि जहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता होगा और जहाँ पे एमएनसीज को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे कंपनी जाएगी एक तरह से। तो पता है कि एमएनसीज के लिए प्रॉफिट मीटिंग और प्राइवेट के लिए चाहिए, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये कह रहा है कि जो एंट्री हुआ है एमएनसीज का डोमेस्टिक मार्केट में सॉरी, तो ये किसके लिए हेल्पफुल है? और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक और इस तरह से क्वेश्चन आया तो उसी तरह से है ये भी, उनके लिए नुकसानदेह है। कंपटीशन में क्योंकि पता है कि हर कोई एमएनसी से ही प्रोडक्ट परचेज करेगा तो इनका बिजनेस डाउन हो जाएगा एक तरह से। तो ये कह रहा है कि जो एमएनसीज हैं जॉइंट प्रोडक्शन अगर करते हैं लोकल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, तो क्या फ़ायदा है इसमें, बेनिफिट है? तो इसमें बेनिफिट है कि एमएनसी जो आती है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है। ये नहीं कि आप कैन सेल द प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल द इंक्रीज इन द प्राइस। तो इसमें कह रहा है कि मेजर बेनिफिट क्या है जॉइंट प्रोडक्शन में एक लोकल कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी का, तो वो है कि आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलता है आपको। ऑप्शन 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डब्ल्यू, तो ऑप्शन 3 में कि इसमें WTO का कौन सा फंक्शंस देखिएगा नहीं है। इट अलाउज फ्री ट्रेड टू ऑल कंट्रीज विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें WTO का फंक्शन आपको देखना है।
तो इसमें देखिए बेसिकली WTO का फंक्शन जो आप पढ़े होंगे अपने बुक के हिसाब से, वो क्या है? इट एम्स टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सही है। ऑप्शन सी बी भी सही है, सी भी सही है। इट एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है फोर्स टू WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ये भी इसके रिगार्डिंग सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आपके बुक के हिसाब से बी सी डी सही है बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, यानी अपना देश का कोई मार्केट है, या आगे कोई फैक्ट्री कहीं और चली जा रही है, ऑपरेट कर रही है, तो ये भी इंटीग्रेशन है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री से मार्केट मिल रही है। अब जब इंटीग्रेशन होगा तो वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स होगा, एक जगह सामान दूसरी जगह जाएगा, एक कम्पिटिटिव प्राइस होगा, इनको प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन एक करेंगे एक कंपनी दूसरे कंपनी से। तो चारों सही है इसमें से, यानी तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल ट्रेड होता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की इकोनॉमी कंबाइंड होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेसिक देखिएगा, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खरीदना, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, तो ऑल ऑफ द अबव ये भी सही है आपका। 7 में देखिएगा, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो एक दूसरे ग्लोबल मार्केट गई हुई है अपने कंट्रीज के अलावा दूसरे कंट्री में, ये किसके वजह से हो पाया है? तो ये WTO के वजह से हो पाया है पॉसिबल। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जो FDI है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अट्रैक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन इंडिया बिलोंग्स टू। तो FDI मतलब बाहर की कंपनी आके पैसा लगा रही है, कौन है? मल्टीनेशनल है, एक तरह से MNCs कहा गया इसको। तो इसमें से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट फैसिलिटेट, यानी ग्लोबलाइजेशन में कौन सा फैक्टर हेल्प नहीं किया है? तो आपको पता है टेक्नोलॉजी आई हुई है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया हुआ है, WTO किया हुआ है, लेकिन बैंक नेशनलाइज जो हुए हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं हो ग्लोबलाइजेशन का। ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज़ बीन मोर इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में ग्लोबलाइजेशन हुआ है? तो आपको डेवलप कंट्रीज में हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसीलिए तो जो डेवलपिंग कंट्री जो क्या कर रही है, एक स्ट्रगल कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द WTO के जो डोमिनेंस है, इसके अंदर केवल डेवलप कंट्री की बात मानी जाती है, उसके फेवर में जो पॉलिसीज है उसके फ़ायदे के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। फेयर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंश्योरिंग बेनिफिट्स टू। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जिसको लेबर्स को भी फ़ायदा हो, प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा हो, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा, यानी सबको फ़ायदा, वो होता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। जैसे क्लास में फेयर जजमेंट का मतलब क्या हुआ? टीचर सबसे क्वेश्चंस पूछे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे, ये फेयर टीचिंग हुआ एक तरह से, ये नहीं किसी एक को ही ज़्यादा फेवर करना। आई होप ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।